नमस्कार, कैसे हैं आप? फिक्र आपकी में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूं निशांत चतुर्वेदी। आज बहुत सारी खबरें हैं और खासकर जो आज पार्लियामेंट का सेशन हुआ उसमें कई सारी ऐसी खबरें आई हैं जो वाकई में हैरान करती हैं। लेकिन इन खबरों की डिटेल और उसका जो पेग है वो हम आपको बताएंगे। उससे पहले सबसे पहले देखते हैं ब्रेकिंग न्यूज। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1, मणिपुर हिंसा पर संसद में सरकार का बयान। 2 घंटा 5 मिनट तक गृह मंत्री अमित शाह का जवाब। अमित शाह ने बताया मणिपुर में एक अफवाह से फैली हिंसा। दूसरी बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह ने 4 मई की घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण। मुझसे पूछा गया सत्र से एक दिन पहले वीडियो क्यों आया? वीडियो मिलते ही आरोपी पकड़ लिए गए, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। तीसरी खबर, लोकसभा से गृह मंत्री ने मणिपुर में शांति की अपील की। कहा कुकी मैतेई से निवेदन है, आइए बात करिए। हिंसा किसी भी समस्या का समाधान नहीं है, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा। चौथी बड़ी खबर, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर जयराम का पलटवार। कहा वीडियो की टाइमिंग पर सवाल शर्मनाक है। पूछा क्या किसी एजेंसी को नहीं दी जानकारी? एक और बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा से अमित शाह का राहुल गांधी पर हमला। अमित शाह बोले एक नेता 13 बार राजनीति में लॉन्च किए गए, वो 13 बार राजनीति में फेल रहे। एक और बड़ी खबर, गृह मंत्री अमित शाह की कुकी समूह से बातचीत। कुकी समूह से गृह मंत्री की बातचीत सकारात्मक रही है। मणिपुर पर सरकार के सूत्रों के हवाले से खबर। अतीक अहमद, बड़ी खबर आ रही है कि अतीक अहमद के बेटे उमर और अली की रिमांड मंजूर कर दी गई है। प्रयागराज कोर्ट से दोनों को 14 दिन की रिमांड दी गई है। बिल्डर से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। और 8वीं ब्रेकिंग न्यूज, चंद्रयान ने दूसरी बार अपनी कक्षा घटाई। अब चांद से सबसे कम दूरी 174 किलोमीटर। 14 अगस्त को फिर से ऑर्बिट बदलेगा यान। और 9वीं बड़ी खबर, उत्तराखंड पर अगले 24 घंटे भारी, नैनीताल में भारी बारिश का अलर्ट। 10 अगस्त को सभी स्कूलों में छुट्टी। इन ब्रेकिंग न्यूज के बाद अब आपको दिखाते हैं कि आज हमारे कर्टन रेजर में क्या क्या है। सबसे पहले आपको बताते हैं पहली बड़ी खबर, मणिपुर हिंसा कैसे फैली, गृह मंत्री अमित शाह ने आज सच्ची रिपोर्ट दी। म्यांमार वाला ये कनेक्शन आपको जानना चाहिए। दूसरी खबर आ रही है, हिंसा की अफवाह कैसे फैली, किसने आग में तेल डाला, अमित शाह ने आज देश को यह भी बताया। तीसरी खबर, संसद में राहुल गांधी आए और भारत माता पर सियासी महाभारत लाए। चौथी खबर, राहुल के फ्लाइंग किस कंट्रोवर्सी का सच क्या है, क्या उन्होंने स्मृति ईरानी का अपमान किया, हम बताएंगे। और 5वीं खबर, बाबा बागेश्वर के बाद मध्य प्रदेश में एक और बाबा की एंट्री। हिंदू वोटों के लिए हो रहे हैं बाबा रे बाबा। पूरी रिपोर्ट जरूर आपको देखनी चाहिए, लेकिन शुरुआत करने वाले हैं आज जो घमासान हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने आज संसद में मणिपुर हिंसा पर विस्तार से जानकारी दी। ये पहली बार है जब मणिपुर पर सरकारी फाइल से सच देश के सामने आया। आज पता चल गया कि मणिपुर में हिंसा कैसे फैली, हिंसा फैलने का मुख्य कारण क्या था। आज अमित शाह ने यह भी बताया कि मणिपुर की आग में तेल किसने डाला। गृह मंत्री ने पहली बार महिलाओं से हुए अत्याचार की पूरी सच्चाई भी बताई। बात मणिपुर से होते हुए नेहरू जी, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और कांग्रेस के समय के घोटालों तक पहुंची। अमित शाह की जुबानी पूरी सच्ची कहानी सुनने से पहले एक छोटा सा ट्रेलर। उनसे ज्यादा दुख हमें है। ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक है। उस घटना पर राजनीति करना इससे भी ज्यादा शर्मनाक है। गृह मंत्री को अपना पक्ष न रखने दे। किस प्रकार की डेमोक्रेटिक व्यवस्था चाहते हैं माननीय? और क्या आप सोचते हो कि शोर शराबा कर आप मुझे चुप कर दोगे? आप चुप नहीं कर सकते हो। 130 करोड़ की जनता ने हमें चुनकर यहां भेजा है, तो शांति के अपील में सहयोग धमकी से मानोगे? ऐसा करोगे कि मैं ये पढ़ूंगा तो शांति में सहयोग नहीं दोगे, ऐसा कहना चाहते हैं? और हमारे गोगाई जी कहते हैं मौन तोड़ने के लिए लाया गया। अरे भाई, मौन रखने वाले तो हार गए और वहां बैठ गए। हम तो बोलने वाले हैं, जवाब देने वाले हैं। हम मौन नहीं रखते, मौन आप रखते हैं। हमें कुछ नहीं छुपाना, हमारा कोई आदमी इसमें इन्वॉल्व नहीं है। मैं नाम बोलना नहीं चाहता, गृह मंत्रालय के रिकॉर्ड पर नेताओं के नाम है। ये परिस्थिति जन्य नस्लीय हिंसा है, इसको राजनीति का मुद्दा नहीं बनाना चाहिए। आपको भले अविश्वास हो, जनता को सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। तो ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, दंगे हर बार हुए, मगर दंगों को
हमने कभी पार्टी के साथ नहीं जोड़ा, हमने कभी दंगों का जवाब देते हुए किसी गृह मंत्री को नहीं रोका। सबसे ज्यादा धार्मिक और नस्लीय दंगे किसी के शासन में हुए हैं तो श्री जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी के समय में हुए। ये गृह मंत्री अमित शाह के लंबे बयान का एक छोटा सा अंश है। आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे कैसे गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक मुद्दे पर विपक्षी दलों की बखिया उधेड़ने वाले तर्क दिए हैं। मगर उससे पहले हम आपको बताते हैं कि आज दोपहर 12 बजे जब अविश्वास प्रस्ताव पर बहस शुरू हुई तो उसके बाद क्या क्या हुआ। चर्चा की शुरुआत कांग्रेस के नेता राहुल गांधी ने की, जिनका इंतजार विपक्ष के साथ साथ सत्ता पक्ष को भी था। हर कोई जानना चाहता था कि राहुल गांधी क्या कहने वाले हैं। सबसे बड़ा सवाल था। कांग्रेस नेता को करीब 36 मिनट का वक्त मिला था, लेकिन इस दौरान जबरदस्त हल्ला हंगामा हुआ। वैसे राहुल के भाषण की शुरुआत अच्छे माहौल में हुई, लेकिन फिर मणिपुर आया तो मामला गर्मा गया। मणिपुर का जिक्र करते हुए राहुल ने कुछ ऐसे शब्द बोले जिसने सत्ता पक्ष को भड़का दिया। राहुल के भाषण में ऐसे कीवर्ड इस्तेमाल किए गए जिन पर दिन भर वार और पलटवार हुआ। राहुल ने भारत माता, हिंदुस्तान का कत्ल, हत्या, मर्डर, हत्यारे, देशद्रोही, देशभक्त, देश प्रेमी, अहंकार, रावण, मेघनाथ, कुंभकर्ण, भेड़िया, चींटी, केरोसिन और जलाना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। संसद में भड़के शोलों की शुरुआत राहुल की तरफ से हुई। जवाबी वार स्मृति ईरानी ने किया। राहुल ने केरोसिन का नाम लिया तो स्मृति ईरानी ने पूछा कि राहुल माचिस ढूंढते ढूंढते कहां कहां गए। और आज के वाकयुद्ध का अंत गृह मंत्री अमित शाह के भाषण से हुआ। राहुल गांधी ने क्या कहा, स्मृति ईरानी ने कैसे जवाब दिया, डिटेल में आपको बताएंगे। लेकिन पहले दिन भर चले जुबानी संग्राम का यह ट्रेलर जरूर देखें। हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। पूरे देश को आप चलाने में लगे हो। कोई एक नेता में जनता को सबसे ज्यादा विश्वास है तो ये नरेंद्र मोदी जी की सरकार। आप संयमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोले। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। जो आजादी के बाद देश में सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कोई है तो नरेंद्र मोदी। नो, एक गलत तरीका माननीय सदस्य। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान एक शब्द जो सबसे ज्यादा ट्रेंड हुआ वो भारत माता है। राहुल गांधी ने अपनी स्पीच की पूरी स्क्रिप्ट भारत माता के इर्द गिर्द रखी। उन्होंने मणिपुर में हुई हत्याओं को भारत माता की हत्या से जोड़ा और फिर इसे देशद्रोह बता दिया। भारत एक आवाज है, भारत हमारी जनता की आवाज है, दिल की आवाज है। उस आवाज की हत्या आपने मणिपुर में की। इसका मतलब भारत माता की हत्या आपने मणिपुर में की। मारा आपने मणिपुर के लोगों को मारकर भारत की हत्या की है। आप देश द्रोही हो, आप देशभक्त नहीं हो, आप देश प्रेमी नहीं हो, आप देशद्रोही हो। आपने देश की हत्या मणिपुर में की। प्लीज प्लीज, एक मिनट प्लीज। इसीलिए आपके प्रधानमंत्री मणिपुर में नहीं जा सकते हैं। आप भारत माता के रखवाले नहीं हो, आप भारत माता के हत्यारे हो। प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज प्लीज माननीय सदस्य, प्लीज। यही वो बात है जिसे बीजेपी ने राहुल गांधी पर पलटवार का हथियार बनाया। जितना सत्ता पक्ष ने इसे लेकर राहुल पर अटैक किया, राहुल ने उतनी ही बार भारत माता वाली बात को अलग अलग शब्दों और वाक्यों में कहा। राहुल गांधी को जवाब दिया केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और किरण रिजिजू ने। किस तरह दो सियासी खेमों के बीच भारत माता आज राजनीति की वजह बनी, आपको डिटेल में दिखाते हैं। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी। इन्होंने मणिपुर में
हिंदुस्तान की हत्या की है, सिर्फ मणिपुर की नहीं, हिंदुस्तान की हत्या की है। इनकी राजनीति ने मणिपुर को नहीं, हिंदुस्तान को मणिपुर में मारा है। हिंदुस्तान को कत्ल किया है, हिंदुस्तान का मर्डर किया है मणिपुर में। पहली बार राष्ट्र के इतिहास में भारत मां की हत्या की बात की और कांग्रेस पार्टी यहां पर तालियां बजाती रही। जो भारत की हत्या की बात पर कांग्रेस पार्टी ने ताली पीटी आज इस सदन में, इस बात का संकेत पूरे देश को दिया कि मन में गद्दारी किसकी है। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, पूरे देश में आप केरोसिन फेंक रहे हो। आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी। अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो। आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। प्लीज बैठिए, प्लीज बैठिए। मैं आज हिंदुस्तानी होने के नाते कहती हूं, मणिपुर खंडित नहीं है, विभाजित नहीं है, मेरे देश का अंग है। मैं इनसे पूछती हूं, इन्हीं की अलायंस के एक सदस्य बैठे हैं जिन्होंने तमिलनाडु में कहा कि भारत का मतलब मात्र उत्तर भारत। अगर हिम्मत हो राहुल गांधी में तो आकर भारत के ऊपर इस प्रकार का कटाक्ष करने वाले डीएमके के अपने साथी का खंडन करके बताएं। मैं मणिपुर में अपनी मां की हत्या की बात कर रहा हूं, मैं आदर से बोल रहा हूं। आपने मेरी मां की हत्या की मणिपुर में। एक मेरी मां यहां बैठी है, दूसरी मां को आपने मणिपुर में मारा है। और हर रोज जब तक आप हिंसा को बंद नहीं करोगे तब तक आप मेरी मां की हत्या कर रहे हो। एक सवाल पूछना चाहता हूँ। 7 दशक से चारों लोगों को नॉर्थ ईस्ट में किए हुए हैं, इसका जिम्मेदार कांग्रेस पार्टी है। राहुल गांधी को माफी मांगना चाहिए। राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी 7 साल से ज्यादा इस देश को शासन किया है। नॉर्थ ईस्ट को इन्होंने खत्म किया है। आज नॉर्थ ईस्ट में जितना मिलिटेंसी है ये कांग्रेस पार्टी ने पैदा किया है। बात करते हैं, हिंदुस्तान की सेना मणिपुर में एक दिन में शांति ला सकती है। हिंदुस्तान की सेना का प्रयोग नहीं कर रहे हो क्योंकि आप हिंदुस्तान को मणिपुर में मारना चाहते हो। कांग्रेस पार्टी के एक नेता ने कश्मीर में रेफरेंडम की बात की। अगर हिम्मत है गांधी खानदान में तो इस सदन में और इस देश को बताए कि कश्मीर को देश से हटाने की साजिश में कांग्रेस के उस नेता का वक्तव्य क्यों है। यू आर नॉट इंडिया बिकॉज यू डिफाइन करप्शन इन इंडिया। राहुल गांधी ने मणिपुर हिंसा की बात की, इसे भारत माता का जख्म बताया, लेकिन उनके निशाने पर हर वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी सरकार रही। आज राहुल गांधी प्रधानमंत्री मोदी पर हमला करने के लिए 3 नए शब्द लेकर आए। उन्होंने रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण का नाम लेकर प्रधानमंत्री मोदी पर प्रहार किया। अगर नरेंद्र मोदी जी हिंदुस्तान की आवाज नहीं सुनते हैं, अगर हिंदुस्तान के दिल की आवाज नहीं सुनते हैं तो किसकी आवाज सुनते हैं? दो लोगों की आवाज सुनते हैं। रावण 2 लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी 2 लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था।
राहुल गांधी ने अपने भाषण में गृह मंत्री अमित शाह का नाम भी लिया। जब अमित शाह बोले तो उन्होंने सारा हिसाब बराबर कर दिया। गृह मंत्री ने राहुल गांधी पर कैसे तंज किए, क्या क्या तंज किए, आपको दिखाते हैं। अध्यक्ष जी, इस सदन में एक ऐसे नेता है, अरे यार सुनो ना, इस सदन में एक ऐसे नेता है जिनको आज तक 13 बार राजनीति में लॉन्च किया गया है और 13 ही बार फेल गए। उनका एक लॉन्चिंग मैंने देखा है, उनका एक लॉन्चिंग यहां सदन में हुआ था। एक गरीब मां कलावती या ऐसा कुछ नाम था, कलावती, बुंदेलखंड की बहन कलावती, उसके घर वो नेता भोजन करने गए और यहीं पीछे बैठकर गरीबी का बड़ा दारुण वर्णन, द्रवित हो जाए ऐसा वर्णन कर दिया। ठीक है भाई, अच्छा किया, आप इतने बड़े व्यक्ति होकर गरीब कलावती के घर पर भोजन पर गए, उसका भोजन कर लिया और इसकी वेदना को यहाँ वाचा दे दी। मगर बाद में इनकी सरकार 6 साल चली। मैं पूछना चाहता हूं वो कलावती का क्या करा? वो कलावती को घर, बिजली, गैस, शौचालय, अनाज, स्वास्थ्य, ये सब देने का काम नरेंद्र मोदी ने। जब गृह मंत्री बात कर रहे थे, अपना भाषण दे रहे थे, संबोधित कर रहे थे, तब अधीर रंजन ने कई बार उनको टोका। ऐसे में गृह मंत्री ने पलटकर जवाब दिया कि सभापति जी, हमारा आधा घंटा भी इनको दे दीजिए, क्योंकि इनकी पार्टी ने इनको बोलने का मौका नहीं दिया। वो एक तंज था, एक बड़ा तंज था। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बीजेपी की महिला सांसदों ने राहुल गांधी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। बीजेपी की 22 महिला सांसदों ने स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर शिकायत दर्ज कराई, सीसीटीवी फुटेज निकालकर जांच कराए जाने की मांग की, राहुल गांधी की बर्खास्तगी की मांग भी की। इस समय टीवी स्क्रीन पर आप जो लेटर देख रहे हैं, ये वही चिट्ठी है जिसमें सभी महिला सांसदों के सिग्नेचर भी हैं। इसमें क्या लिखा है ये भी सुनिए। सम्मानित स्पीकर महोदय, मैं आपका ध्यान सदन में वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी से संबंधित एक घटना की तरफ दिलाना चाहती हूं। उक्त सदस्य ने अभद्र आचरण प्रदर्शित किया और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की ओर अभद्र इशारा किया जब वो सदन को संबोधित कर रही थी। हम सदस्य की तरफ से किए गए ऐसे व्यवहार के लिए कठोर कार्रवाई की मांग करते हैं, जिन्होंने न सिर्फ सदन में महिला सदस्यों को अपमानित किया, बल्कि इस सदन की गरिमा को बदनाम और कम किया। बीजेपी की महिला सांसदों ने इसके बाद इकट्ठे होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, राहुल गांधी पर अपमान करने का आरोप लगाया। जवाब दूसरी तरफ से भी आया, लेकिन बीजेपी सांसद रीता बहुगुणा जोशी और हेमा मालिनी ने जो कहा वो भी इसी दौरान चर्चा का विषय बन गया। रीता बहुगुणा जोशी ने हमें बताया कि राहुल गांधी ने ट्रेजरी बेंच की तरफ फ्लाइंग किस का इशारा किया था, तो हेमा मालिनी ने कहा कि उन्होंने ये हरकत नहीं देखी। ये पॉलिटिकल रील आप जरूर देखें। वे बाहर निकले और बड़े ही मुस्कुराते हुए और ट्रेजरी बेंचेस की तरफ एक फ्लाइंग किस करके चले गए। अब उस ट्रेजरी बेंच में सिर्फ मर्द नहीं हैं, बहुत सारी महिलाएं भी हैं, तो नहीं, इस बात का लिहाज करना चाहिए था। राहुल गांधी जी ने भाषण खत्म करके वापस जा रहे थे, विक्ट्री साइन दिखा रहे थे। स्मृति ईरानी जी बोलने के लिए खड़ी हुई थी। उसी समय राहुल गांधी जी ने प्लेन किस ऐसा साइन करके वो बाहर जा रहे थे। उससे आपको दिक्कत क्या है? इतनी नफरत की आदत बन गई है कि मोहब्बत का कोई भी जेस्चर, प्यार का कोई भी जेस्चर, अफेक्शन का कोई भी जेस्चर आपको समझ में नहीं आता है। बहुत सारे जो राज्यसभा में दर्शक बैठे हुए थे या बहुत सारे सांसद बैठे हुए थे राज्यसभा के, उनको उन्होंने मोहब्बत भरा पैगाम दिया। फ्लाइंग किस कौन सी है? ये तो एक दुनिया में बहुत बड़े बड़े लोग जो है अपना प्यार जताने का एक तरीका है ये। सर, योर कमेंट सर टुडे उनको बर्खास्त करना चाहिए ऐसे विषयों पे। आप लोगों ने स्पीकर से कहा कि राहुल गांधी बर्खास्त करें? बिल्कुल, हमने अभी हम स्पीकर को मिलेंगे, सारी महिलाएं साथ में जाके। I did not see that, but there was some words were not very correct what he was using. Those who are thinking something in their mind may be
misunderstanding, misinterpreting. That is their problem, not Rahul Gandhi problem. Rahul Gandhi's message is very clear. मोहब्बत का दुखान, नफरत का भाषा में मोहब्बत का दुखान के लिए। हमने इस पूरे मामले में टीवी 9 संवाददाता आनंद प्रकाश पांडे से बातचीत की। उन्होंने हमें कांग्रेस सूत्रों से बात करके जानकारी दी है कि कांग्रेस ने माना है कि राहुल गांधी ने सदन में फ्लाइंग किस किया था, लेकिन ये किसी महिला विशेष के लिए नहीं था, बल्कि भाषण खत्म करने के बाद संसद के लिए उनका आभार और प्यार जताने का अंदाज था। सदन में मोहब्बत की दुकान खोलने का तरीका था, जिसे बीजेपी ने गलत तरीके से पेश किया है। लेकिन आप देखेंगे तो पाएंगे कि राहुल गांधी का ऐसा अंदाज पहले भी संसद में देखने को मिल चुका है। विवाद तब भी हुआ था। आज से ठीक 5 साल पहले 20 जुलाई 2018 को उन्होंने पीएम मोदी को अचानक गले लगाया था। ये उस समय की बात थी जब राहुल ने तब लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर भाषण खत्म नहीं किया था, और पीएम मोदी को गले लगाने के बाद जब वो अपनी सीट पर वापस लौटे तो बगल में बैठे ज्योतिरादित्य सिंधिया को आंख मारी थी। उस समय उनका आंख मारना भी विवादों में आ गया था। हालांकि अब वही ज्योतिरादित्य सिंधिया बीजेपी में है। अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के दूसरे दिन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मणिपुर हिंसा की पूरी डिटेल देश के सामने रखी। अब यह देखना बहुत जरूरी है। गृह मंत्री अमित शाह ने 125 मिनट लंबी स्पीच में बताया कि हिंसा कैसे फैली। गृह मंत्री ने सिलसिलेवार तरीके से हिंसा की वजह बताई, सरकार द्वारा हिंसा को रोकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी, 4 मई के वीडियो के बारे में भी ब्यौरा दिया। सबसे पहले आपको 10 पॉइंट से समझाते हैं कि मणिपुर में खूनी संघर्ष क्यों हुआ था। गृह मंत्री अमित शाह ने बताया कि 2021 में म्यांमार में लोकतांत्रिक सरकार गिरने के बाद मिलिट्री रूल लागू हुआ है। म्यांमार में सैनिक शासन के खिलाफ कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट ने बड़े लेवल पर आंदोलन शुरू किया है। इन आंदोलन को दबाने के लिए म्यांमार मिलिट्री ने फोर्स का इस्तेमाल किया, जिसकी वजह से म्यांमार के कुकी आदिवासी जान बचाने के लिए सीमा पार करके भारत आने लगे। दरअसल म्यांमार और भारत के बॉर्डर खुले हुए हैं। क्यों कुकी आदिवासियों के बड़ी संख्या में आने से मणिपुर में मैतेई लोगों में असंतोष बढ़ा। केंद्र सरकार को असंतोष की जानकारी मिली, जिसके बाद इसी साल जनवरी से शरणार्थियों को आई कार्ड देने का काम शुरू किया गया। लेकिन 29 अप्रैल को मणिपुर के उन 58 इलाकों को गांव घोषित करने की अफवाह फैली जहां शरणार्थी रह रहे थे। इस अफवाह ने मैतेई लोगों में फैले असंतोष को और बढ़ा दिया। मणिपुर के मैतेई लोग इससे भड़क गए। मणिपुर हाईकोर्ट के एक फैसले ने आग में घी डाला। 29 अप्रैल को मणिपुर हाईकोर्ट ने मैतेई लोगों को आदिवासी घोषित करने का आदेश दिया। हाईकोर्ट के फैसले के 4 दिन बाद 3 मई से मैतेई और कुकी समुदाय में संघर्ष शुरू हो गया, जो आज तक जारी है। यह मणिपुर में जारी हिंसा का वो डिटेलिंग है जो आज गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बताई। यह मणिपुर हिंसा पर सरकार की अब तक की सबसे लेटेस्ट और पुख्ता रिपोर्ट। 2021 में हमारे देश की पड़ोस में म्यांमार में मिलिट्री का शासन आया। वहाँ पर एक कुकी डेमोक्रेटिक फ्रंट है, इसने लोकतंत्र के लिए आंदोलन चालू करा। वहाँ की मिलिट्री शासन ने इन पर कड़ाई करना शुरू की, तो बहुत बड़ी मात्रा में मिजोरम और मणिपुर के अंदर कुकी भाइयों का वहाँ शरणार्थी नाते यहाँ आना शुरू हुआ। मान्यवर, हजारों की संख्या में कुकीज आदिवासी भाई यहाँ आना शुरू हो गए और परिवार बसने लगे। कहाँ बसेंगे? तो जंगल में बसने लगे। और एक प्रकार से मणिपुर के बाकी हिस्सों में एक असुरक्षा की भावना हुई कि हमारी जनसांख्यिकी बदल जाएगी। जनवरी महीने से हमने वहाँ पर जितने भी शरणार्थी आए थे उनको एक परिचय पत्रक देने की शुरुआत की। उनका थंब इम्प्रेशन लिया, आई इम्प्रेशन लिया, और थंब इम्प्रेशन और आई इम्प्रेशन को वोटर लिस्ट और आधार कार्ड के नेगेटिव लिस्ट में डालने का काम किया। ऐसा नहीं है मान्यवर कि यहाँ गृह मंत्रालय के कंट्रोल रूम में कोई आंख मूंद कर हुआ। फिर भी ये जिस प्रकार से संख्या बढ़ती गई, असुरक्षा की भावना मतई लोगों में फैलती गई। मान्यवर अमित शाह ने आज देश को यह भी बताया कि कैसे मणिपुर एक अफवाह से जल उठा और कैसे मणिपुर हाईकोर्ट के अप्रैल में दिए गए एक फैसले ने आग में तेल डालने का काम किया। इतने में एक अफवाह फैल गई 29 तारीख अप्रैल को कि 58 ये वसाहतें जो थी शरणार्थियों की, उसको गांव घोषित कर दिया गया। अब गांव घोषित करने की अफवाह से ही घाटी में बहुत बड़ा अनरेस्ट शुरू हुआ मान्यवर, और वो अनरेस्ट को भी हमने माइक वाली जीपे चलाई, बताया गया कि भाई कोई गांव घोषित नहीं हुआ है। मगर अफवाहें जब फैलती है तब फैलती है अविश्वास का वातावरण। और घोषित
जंगल गांव घोषित किया, जंगल गांव घोषित किया, जो वसायतें थी उसको, तो उनको लगा परमानेंट अब यही बस जाएंगे, तो एक अनरेस्ट खड़ा हुआ। उसके बाद में आग में तेल डालने का काम हाईकोर्ट मणिपुर के अप्रैल महीने में आए हुए एक फैसले ने कहा, जिसने सालों से पड़ी हुई एक लंबित पिटीशन को अचानक चलाया। अचानक चलाकर ना भारत सरकार के ट्राइबल आयोग को शपथ पत्र लिया, ना भारत सरकार के ट्राइबल डिपार्टमेंट का लिया, ना भारत सरकार के गृह मंत्रालय का लिया, ना मणिपुर सरकार का लिया, और अचानक ही कह दिया कि 29 अप्रैल के पहले इस मतई जाति को ट्राइबल घोषित कर दी गई। 4 मई को मणिपुर में शर्मनाक घटना हुई थी। 2 महिलाओं को निर्वस्त्र करके उनका रेप किया गया था। आज इस घटना पर पहली बार सरकार ने अपना बयान दिया। गृह मंत्री अमित शाह ने इस घटना की घोर निंदा की, साथ ही वीडियो के वायरल होने की टाइमिंग को लेकर सवाल भी उठाए। उन्होंने कहा कि उनसे मीडिया के कुछ पत्रकारों ने पूछा कि संसद सत्र शुरू होने से ठीक पहले यह वीडियो क्यों आया। अमित शाह के इतना कहने के बाद सदन में हंगामा होने लगा। अब अंत में जो शर्मनाक वीडियो आया, मैं इसके बारे में भी कहना चाहता हूँ। मान्यवर, ये वीडियो 4 मई के दिन की दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुनिया में किसी भी जगह पर, किसी भी स्थान पर किसी महिला के साथ, किसी युवा महिला के साथ इस तरह की घटना समाज के नाम पर धब्बा है। मान्यवर, इसका कोई समर्थन नहीं कर सकता, ना ये सदन कर सकता है, ना कोई पॉलिटिकल पार्टी ना कर सकती है, यहाँ की ना वहाँ की। मेरे मन में एक छोटा सा सवाल मेरे मन में तो नहीं आया, कुछ मीडिया के मित्र जो ऊपर बैठे हैं उन्होंने डाल दिया। उन्होंने मुझे पूछा कि अमित भाई, ये 4 मई का वीडियो संसद सत्र के एक दिन पहले ही क्यों आया? अगर किसी के पास वीडियो था तो वीडियो डीजीपी को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? मानिए, किसी के पास वीडियो था तो पुलिस तंत्र को देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? उसको सार्वजनिक करना चाहिए क्या? वो महिला के सम्मान की तो सोचो ना जी। इंटेलिजेंस का सवाल नहीं था भाई, वहां उस वक्त इतने हुड़दंग में। एक मिनट, इंटेलिजेंस के पास नहीं आया, मगर आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए था? आपको देना चाहिए था या नहीं देना चाहिए? हाँ, दादा का काम टीवी में बताने का है। दादा का काम मान्यवर, फिर भी मैं टाइमिंग में ज्यादा नहीं जाना चाहता। सुनिए ना भाई, मैं टाइमिंग में ज्यादा जाना नहीं चाहता। मान्यवर, वीडियो किसी के पास भी था, मैं इन पर आरोप नहीं कर रहा हूं, किसी के पास भी था। अगर उसने डीजीपी को दे दिया होता तो 5 तारीख को ही पकड़ गए होते, क्योंकि जिस दिन वीडियो दिया उसी दिन वीडियो की कॉपी पर से हमने फेस आइडेंटिफिकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हुए सरकारों के डेटा के साथ मिलान करते हुए 9 के 9 लोगों को अरेस्ट कर दिया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पूरे तथ्यों के साथ बताया कि मणिपुर में हिंसा क्यों फैली। इसके बाद उन्होंने उस एक्शन प्लान की भी जानकारी दी जो केंद्र सरकार की तरफ से हिंसा रोकने के लिए उठाए गए। ये सारी की जांच के लिए हाईकोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश का एक कमीशन बना दिया है, जिसमें एक आईपीएस और आईएएस अफसर भी है। मान्यवर, अध्यक्ष राज्यपाल महोदय को अध्यक्ष बनाकर शांति समिति को हमने वहां पर प्रस्तापित किया है। 36,000 से अधिक सुरक्षा कर्मी, जहां मतई समूह रहता है, जो कुकी रहता है, बीच में बफर जोन बनाकर खड़े हैं। आज भी गुस्सा शांत नहीं हुआ है, परंतु हिंसा इसलिए कम हुई कि बीच में 36,000 पैरामिलिट्री फोर्सेस दिन रात तैनात थे, इसलिए हिंसा कम हुई है। बेहतर इंटर एजेंसी समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था, क्योंकि वहाँ बीएसएफ भी है, सीआरपीएफ भी है, असम राइफल भी है, सेना भी है, मणिपुर पुलिस भी है। 5 सुरक्षा एजेंसियों के बीच में बेहतर समन्वय के लिए यूनिफाइड कमांड व्यवस्था बना दी गई है और उसकी चेयरमैनशिप यहाँ से भेजे गए सुरक्षा सलाहकार के हाथ में है। इस घटनाक्रम के पीछे षड्यंत्र वाले जो 6 केस रजिस्टर किए, 6 के 6 केस पहले सीबीआई को दे दिए गए थे।
सुप्रीम कोर्ट ने और 11 केस सीबीआई को दिया है, इसके लिए भी एसआईटी आज गठित हो गई है। मान्यवर, पीड़ित और पुनर्वसन पैकेज दिया गया है। सभी मृत्यु वालों को 10 लाख रुपया चुकाने का काम समाप्त हो चुका है। लगभग 30,000 मैट्रिक टन चावल रातों रात पीयूष भाई ने यहाँ से वहाँ भेजा है, जो अभी बांट रहे हैं। किसी भी क्षेत्र में मेडिकल सुविधाओं का अभाव न हो, इसलिए भारत सरकार की 8 टीमें अलग अलग एम्स से वहाँ कैंप के अंदर कर दी गई है। कोर्ट में मुकदमों में किसी की एक्स पार्टी सुनवाई न हो, इसलिए चारों प्रभावित जिलों के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के वहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंस की सुविधा कर दी है, तो हाईकोर्ट में जाना नहीं पड़ता है, सबकी सुनवाई वहीं से हो रही है। बच्चों का ऑनलाइन एजुकेशन चालू हो गया है। घाटी में 98% स्कूलें खुल गई है, 80% उपस्थिति रहती है। 2% स्कूलों में कैंप चल रहे हैं, वो भी अब अस्थायी शेल्टर बनाने की शुरुआत हमने कर दी है। राहत सामग्री सुलभता से मिले, इसके लिए भी हमने ढेर सारे प्रयास किए हैं और सुरक्षा की समीक्षा भी हर सप्ताह मैं यहाँ से वीडियो कॉन्फ्रेंस से यूनिफाइड कमांड के साथ करता हूँ। इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में मणिपुर हिंसा पर जानकारी दी। इस बीच बड़ी खबर आ रही है, सरकार के सूत्रों से खबर है कि गृह मंत्री अमित शाह ने आज मणिपुर के कुकी समूह के साथ बातचीत की है। कुकी समूह के साथ गृह मंत्री की बातचीत बहुत ही सकारात्मक रही। हिंसा में मारे गए कुकी समुदाय के लोगों के शवों को सामूहिक दफनाने को लेकर सकारात्मक बातचीत हुई। शवों को दफनाने के लिए लगभग 6 स्थानों का ऑप्शन दिया गया है। मणिपुर पर पूरी डिटेल देने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने अपना जो अंदाज है उसको बदला। उन्होंने इंडिया अलायंस को टारगेट पर लिया और कांग्रेस राज के घोटालों की पूरी फेहरिस्त लोकसभा में गिना दी। इंदिरा गांधी से लेकर राजीव गांधी तक चुन चुनकर कांग्रेस के साथ विपक्षी गठबंधन पर हमले किए। हमने इसकी एक रील तैयार की है जो आपको जरूर देखना चाहिए। बोफोर्स घोटाला किसने किया? यूपीए ने किया। 2G स्पेक्ट्रम किसने किया? यूपीए ने। सत्यम घोटाला किसने किया? यूपीए। कॉमनवेल्थ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। कोयला घोटाला किसने किया? यूपीए ने। टाटा ट्रक घोटाला किसने किया? यूपीए ने। वोट के बदले नोट का घोटाला किसने किया? यूपीए। आदर्श घोटाला किसने किया? यूपीए ने। नेशनल हेराल्ड का घोटाला किसने किया? यूपीए। वाड्रा का डीएलएफ घोटाला किसने किया? यूपीए ने। चारा घोटाला किसने किया? खाद्य सुरक्षा बिल का घोटाला किसने किया? गाजियाबाद प्रोविडेंट फंड घोटाला किसने किया? हर्षद मेहता शेयर बाजार का घोटाला किसने किया? हसन अली का हवाला घोटाला किसने किया? आईपीएल का घोटाला किसने किया? LIC हाउसिंग का घोटाला किसने किया? मधु कोड़ा। जिस वक्त देश की संसद में मणिपुर पर चर्चा चल रही थी, TV9 भारतवर्ष उस वक्त आपके लिए मणिपुर से जुड़ी एक एक्सक्लूसिव रिपोर्ट लेकर आया। यह रिपोर्ट ऐसी है जो लोकसभा में जारी बहस का रुख भी मोड़ सकती है। 3 मई के बाद से भड़की हिंसा में अब तक करीब 152 लोगों की मौत हो चुकी है। 14,000 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हुए हैं। इसके साथ ही 57,000 लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। बिष्णुपुर और चुरचांदपुर के इलाकों में अब भी मैतेई कुकी समुदाय के बीच तनाव बना हुआ है। इस हिंसा के दृश्य और जानमाल के नुकसान के आंकड़े आप लगातार कई दिनों से देख रहे हैं। आज TV9 भारतवर्ष आपको उन हथियारों की पूरी लिस्ट दिखाने वाला है जो हिंसा के दौरान उपद्रवियों ने बिष्णुपुर जिले के नरसेना में इंडिया रिजर्व बटालियन के हेडक्वार्टर से लूटे हैं। हम आपको बताएंगे इनमें सुरक्षा बलों के कौन कौन से खतरनाक हथियार शामिल हैं, कितने लोगों की भीड़ ने बटालियन के हेडक्वार्टर पर धावा बोला, कितनी तादाद में कौन कौन से हथियार लूट कर ले गए। सबसे पहले आपको IRB हेडक्वार्टर के क्वार्टर मास्टर के एक्सक्लूसिव कंप्लेन कॉपी दिखाते हैं। इसमें इस बात का जिक्र है कि कैसे उपद्रवियों ने हेडक्वार्टर पर हथियारों की लूट को अंजाम दिया। तारीख 3 अगस्त 2023। बिष्णुपुर जिले में इंडियन रिजर्व बटालियन नरसेना मुख्यालय के JEM क्वार्टर मास्टर O प्रेमानंद सिंह ने मोइरांग पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई। ये उसी शिकायत की एक्सक्लूसिव कॉपी है। शिकायत में उन्होंने लिखा,
कि सुबह 9:45 पर बड़ी तादाद में हथियारबंद उपद्रवी 40 से 45 वाहनों पर सवार होकर IRB हेडक्वार्टर में घुसे। इनके अलावा 500 लोगों की पैदल भीड़ भी थी। इन्होंने सबसे पहले मेन गेट के संतरी और क्वार्टर गार्ड को काबू किया। उन्होंने बटालियन आर्म्ड कोर्ट के 2 दरवाजों को तोड़ दिया। बड़ी तादाद में आर्म्स, एमुनिशन, म्यूनिशन और दूसरे हथियार लूट लिए। लूटे गए हथियारों की सटीक संख्या हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन उसके पहले उन्होंने अपनी शिकायत में लिखा, इस घटना के दौरान उपद्रवियों की भीड़ पर काबू पाने के लिए 327 राउंड एमुनिशन, 20 टीयर स्मोक शेल्स फायर किए गए। उपद्रवियों ने हेडक्वार्टर से जो हथियार लूटे उनमें सेना के कई खतरनाक आधुनिक हथियार शामिल थे। अब आपको बताना चाहेंगे कि जो नरसेना में 2nd इंडिया रिजर्व बटालियन IRB का हेडक्वार्टर है, सेना की एक बटालियन में 4 कंपनियां होती हैं। ऐसे में यहां अच्छी खासी तादाद में हथियारों का स्टॉक मौजूद था। TV9 भारतवर्ष के पास वो एक्सक्लूसिव लिस्ट मौजूद है जिसमें उपद्रवियों के हाथों लूटे गए हथियारों का पूरा ब्यौरा है। आप अपने टीवी स्क्रीन पर वो लिस्ट देख रहे हैं। लिस्ट में लूटे गए हथियारों के नाम और उनकी संख्या की पूरी डिटेल दी गई है। लिस्ट के मुताबिक उपद्रवियों ने 3 अगस्त को IRB हेडक्वार्टर से 57 अलग अलग तरह के हथियार लूटे हैं। इन हथियारों में 227 एसॉल्ट राइफल्स हैं, 9 लाइट मशीन गन LMG युद्ध में यूज होती है। हेडक्वार्टर से उपद्रवी ने 17 पिस्टल जो है वो लूट ली हैं। 2 अलग अलग तरह की पिस्टल इसमें शामिल हैं। उपद्रवियों ने 4 51 mm मोर्टार भी लूट लिए हैं। बेकाबू भीड़ 124 हैंड ग्रेनेड लूट कर ले गई। इसके अलावा 48 बुलेट प्रूफ जैकेट, 4 अमोघ कार्बाइन और 124 डेटोनेटर के साथ 19,465 राउंड एमुनिशन भी उपद्रवियों ने IRB हेडक्वार्टर से लूट लिया है। इससे पहले शायद ही आपने मणिपुर में लूटे गए हथियारों की लिस्ट देखी हो। आज हमने आपके सामने हथियारों की एक एक डिटेल पूरे फैक्ट के साथ रखी है। हो सकता है कल जब मणिपुर पर अविश्वास प्रस्ताव के दौरान बहस हो तो हथियारों की लूट का मुद्दा भी संसद में उठाया जाए। अब बात करते हैं क्विट इंडिया मूवमेंट यानी भारत छोड़ो आंदोलन की। 1942 में 9 अगस्त के दिन इसकी शुरुआत महात्मा गांधी ने अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ की थी, लेकिन आज इसकी गूंज किसी और वजह से सुनाई पड़ी है। आपको पता ही होगा कि विपक्षी गठबंधन का नाम इंडिया पड़ने के बाद से बीजेपी इससे निपटने की रणनीति बना रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बैठकों और भाषणों में भी यह विमर्श लगातार बना हुआ है। सियासी लड़ाई में इन 26 दलों के गठबंधन को कैसे पछाड़ा जाए, इसका मंत्र अपने सांसदों को वो बार बार दे रहे हैं। आज भी ट्विटर पर उन्होंने एक वीडियो शेयर किया है। पहले आप वो देखिए, फिर आपको बताते हैं कि कैसे क्विट इंडिया अब सियासी मूवमेंट बन गया है। 9 अगस्त को ही पूज्य बापू के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ था। आज भारत कह रहा है करप्शन क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है डायनेस्टी क्विट इंडिया यानी परिवारवाद इंडिया छोड़ो। आज भारत कह रहा है अपीजमेंट क्विट इंडिया यानी तुष्टीकरण इंडिया छोड़ो। यहां अगर आप गौर करें तो वीडियो में प्रधानमंत्री बार बार क्विट इंडिया और इंडिया शब्द ही बोल रहे हैं, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट यानी इंडिया छोड़ो या फिर करप्शन क्विट इंडिया यानी भ्रष्टाचार इंडिया छोड़ो, सब में इंडिया कॉमन है। आपको बता दें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जुलाई से एनडीए सांसदों से मिल रहे हैं। ये मुलाकात 10 अगस्त तक चलेगी, लेकिन इनमें भी चर्चा का केंद्र इंडिया ही है। मंगलवार को वो राजस्थान, महाराष्ट्र और गोवा के एमपी से मिले, जिसमें उन्होंने कहा विपक्षी दलों का गठबंधन इंडिया कुछ नहीं बल्कि यूपीए का बदला हुआ नाम है। 31 जुलाई को यूपी, बंगाल, झारखंड और उड़ीसा के सांसदों से मिले तो वहां भी इंडिया को लेकर कहा कि विपक्ष ने सिर्फ चोला बदला है, चरित्र नहीं। इससे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक में उन्होंने कटाक्ष किया कि इंडिया गठबंधन खुद अविश्वास से भरा है, इसीलिए अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया। यानी मीटिंग हो, रैली हो या फिर कोई ऐतिहासिक दिवस, हर जगह सीन में
घूम फिरकर इंडिया आ रहा है और यही बता रहा है कि बीजेपी इसे किस तरह से काउंटर कर रही है। इसीलिए प्रधानमंत्री भी बार बार इसे जोर शोर से उठा रहे हैं। उन्होंने विपक्षी गठबंधन को घमंडिया तक करार कर दिया है और वो इसकी तुलना इंडियन मुजाहिदीन और ईस्ट इंडिया कंपनी से कर चुके हैं। इंडिया नाम तो ईस्ट इंडिया कंपनी ने में भी था। ईस्ट इंडिया कंपनी में भी इंडिया था कि नहीं था? लेकिन इंडिया नाम अपनी भारत भक्ति दिखाने के लिए नहीं, बल्कि भारत को लूटने के इरादे से लगाया गया था कि कांग्रेस के शासनकाल में सिमी यानी स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया बना था। नाम में इंडिया था, लेकिन मिशन इंडिया को आतंकी हमलों से बर्बाद करने का था। जब इसके कुकर्म सामने आए तो सीमी पे बैन किया गया और ये बैन हुआ तो फिर नया नाम लेकर आए। उन्होंने भी नाम बदला, पीएफआई। सीमी बन गया पीएफआई यानी पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया। नाम नया, नाम में फिर इंडिया, लेकिन काम वही पुराना। आंदोलन के 81 साल बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्विट इंडिया से जोड़कर मंत्र दिया तो उनके सांसदों ने संसद के बाहर और अंदर भी मोर्चा खोल दिया। यहां भी सेंटर पॉइंट इंडिया ही रहा। संसद के बाहर आज क्विट इंडिया मूवमेंट दिवस मनाया गया, लेकिन दो अलग अलग तस्वीरें दिखी। बीजेपी गांधी मूर्ति के पास क्विट इंडिया प्रोटेस्ट कर रही थी। बीजेपी कार्यकर्ताओं के हाथों में तख्तियां थीं जिस पर करप्शन क्विट इंडिया, वंशवाद क्विट इंडिया और तुष्टीकरण क्विट इंडिया जैसे नारे लिखे थे। परिवारवादियों भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, भारत छोड़ो, परिवारवाद क्विट इंडिया। विपक्षी गठबंधन इंडिया के खिलाफ यही वो मंत्र है जो प्रधानमंत्री ने उनको दिया है। परिवारवाद, अपराधीकरण, भ्रष्टाचार, जातिवाद, तुष्टीकरण, आतंकवाद का समर्थन, राष्ट्रवाद को कमजोर करना सबके प्रतीक हैं। तो आवश्यकता इस बात की है, यदि क्विट इंडिया ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए था तो आज का ये क्विट इंडिया इन सारी बुराइयों से लड़ने के लिए। एक तरफ बीजेपी के सांसद विरोध जता रहे थे तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन के सांसद गांधी मूर्ति पर फूल चढ़ाकर उनको नमन कर रहे थे। कांग्रेस, आरजेडी, समाजवादी पार्टी, टीएमसी और डीएमके समेत कई विपक्षी दलों के सांसदों ने सदन के अंदर जाने से पहले ऐसा ही किया। What is the relation between Quit India and BJP? बीजेपी इनका लोग आज़ादी के स्ट्रगल में पार्टिसिपेट नहीं हो गया। प्रधानमंत्री जी को क्या हो रहा है? इंडियन मुजाहिदीन, ईस्ट इंडिया कंपनी, अब घमंडिया अपने सांसदों से बोल रहे हैं घमंडिया। अब ये भाई हिंदी शब्दकोश में ये शब्द ही नहीं है। आप हरियाणा में कर रहे हो पूरे संसद के बाहर ही नहीं बल्कि अंदर भी ये मुद्दा उठा। राहुल गांधी का भाषण खत्म हो चुका था, अब बोलने की बारी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की थी। सदन मोदी मोदी और इंडिया इंडिया के नारों से गूंज रहा था। आपने मुझे बोलने तभी स्मृति ईरानी ने क्विट इंडिया का जिक्र करते हुए विपक्षी गठबंधन इंडिया पर तीखा प्रहार किया। You are not India, for India is not corrupt. India believes in merit and not dynasty. And today of all the days, people like you need to remember what was told to the British: quit India, corruption quit India, dynasty quit India. इन तस्वीरों से साफ है कि बापू के नेतृत्व में आजादी के लिए जो आंदोलन शुरू हुआ था वो आज की तारीख में सियासी दलों की लड़ाई का हथियार बन गया है। और अब आपको लेकर चलते हैं मध्य प्रदेश, जहां हिंदू वोट बटोरने के लिए कांग्रेस और बीजेपी में सबसे बड़ा हिंदूवादी बनने की होड़ लगी हुई है। विधानसभा चुनाव करीब आते ही मंत्री और नेता बाबाओं के शरण में पहुंचने लगे हैं। बाबा बागेश्वर ने 3 दिनों तक मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में दरबार सजाया, जिसके बाद दूसरे खेमे यानी बीजेपी में बेचैनी बढ़ी और सरकार के
बड़े चेहरे और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा कुबेरेश्वर धाम वाले प्रदीप मिश्रा के पास पहुंच गए। नरोत्तम मिश्रा के गृह जिले दतिया में पार्थिव शिवलिंग निर्माण और शिव पुराण कथा का आयोजन होगा, जहां पंडित प्रदीप मिश्रा 10 अगस्त से कथा वाचन करेंगे, जिसमें 1 लाख लोगों के पहुंचने का अनुमान है। इसके लिए तैयारियां भी हो चुकी हैं। 2 लाख स्क्वायर फुट का बड़ा वाटरप्रूफ पंडाल लगाया जा रहा है। लगातार 4 दिनों तक कार्यक्रम चलेगा। कलश यात्रा निकाली जाएगी, भंडारा होगा। पंडित प्रदीप मिश्रा को सुनने के लिए लोगों का आना शुरू भी हो चुका है। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। इच्छाधारी हिंदू है ये। बड़े गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं। कांग्रेस कंफ्यूज है। मध्य प्रदेश में सब पर हिंदूवादी होने की ऐसी धुन सवार है कि कोई इस रेस में पीछे नहीं रहना चाहता। फिर बात चाहे पक्ष की हो या विपक्ष की, दरबार सज रहा है, आरती उतारी जा रही है, ताबड़तोड़ धार्मिक कार्यक्रम फिक्स हो रहे हैं। 2 दिन पहले ही कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में धीरेन्द्र शास्त्री का कथा वचन खत्म हुआ है। उस मंच की तस्वीरें आई तो सूबे की सियासत में भूचाल आ गया। महाराज जी और मेरा संबंध हनुमान जी का संबंध है, हनुमान जी का संबंध है। कमलनाथ यही नहीं रुके, बल्कि जब वो भोपाल पहुंचे तो मंगलवार को हिंदू राष्ट्र पर बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया। देखिए, बनाने की क्या बात है, 82% तो हिंदू हैं ही, तो वो क्या हिंदू पैदा कर रहे हैं? विश्व में जिस देश में इतनी बड़ी परसेंटेज में हो, वहाँ कोई बहस की बात है? ये तो है ही। 82% अगर भारत में हिंदू हैं तो हम कहें कि ये हिंदू राष्ट्र है, ये कहने की क्या आवश्यकता? ये तो आंकड़े बताते हैं। कमलनाथ उस कांग्रेस से आते हैं जिस पर तुष्टीकरण के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन चुनाव और वोट के समीकरण ने उनको इस मोड़ पर लाकर खड़ा कर दिया कि उन्हें हनुमान भक्त हिंदू होने पर गर्व है, और इसका इजहार आजकल वो खुलकर कर रहे हैं, जिस पर सीएम शिवराज सिंह चौहान और गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कटाक्ष किया। बीजेपी इसे कमलनाथ की चुनावी भक्ति बता रही है। कांग्रेस कंफ्यूज है और कई चीजों के लिए मजबूर है। जो लोग कभी राम भगवान का नाम लेने से परहेज करते थे, काल्पनिक मानते थे, वो कथाएं करा रहे हैं, हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। ये चुनावी भक्ति है कांग्रेस की। अब कमलनाथ जी को हिंदुओं की ताकत समझ में आ गई, दरअसल में कांग्रेस को समझ में आ गई। समाज के लिए कभी काम नहीं करते, राष्ट्र के लिए काम नहीं करते, देश के लिए काम नहीं करते। कमलनाथ। और आइए अब देखते हैं टॉप 9 खबरें। राजस्थान के मानगढ़ में रैली में शामिल हुए राहुल गांधी। अंग्रेजों से लड़ाई में कुर्बानी देने वाले आदिवासी समाज को दिया धन्यवाद। रैली विश्व आदिवासी दिवस के मौके पर रखी गई थी। भारत छोड़ो आंदोलन दिवस के मौके पर बीजेपी सांसदों का प्रदर्शन। संसद परिसर में सांसदों ने परिवारवाद, भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण भारत छोड़ो के नारे लगाए। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली सर्विस बिल पर समर्थन के लिए लिखी चिट्ठी। कहा, मनमोहन सिंह और शिबू सोरेन स्वास्थ्य खराब होने के बावजूद लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में शामिल हुए। सांसद सुशील गुप्ता गले में टमाटर की माला पहनकर पहुंचे संसद। कहा, टमाटर से लेकर पेट्रोल तक की कीमतें आसमान छू रही हैं और सरकार देश को सिर्फ दंगों में धकेल रही है। आर्टिकल 370 पर सुप्रीम कोर्ट में चौथे दिन हुई सुनवाई। एडवोकेट गोपाल सुब्रमण्यम बोले, जम्मू कश्मीर भारत के बीच ये व्यवस्था एक समझौता थी, इसे खत्म नहीं किया जा सकता। जस्टिस प्रशांत कुमार मिश्रा ने उमर खालिद की सुनवाई से खुद को अलग किया। उमर खालिद ने सुप्रीम कोर्ट में जमानत याचिका दायर की है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में बारिश से बिगड़े हालात। शहर के कई हिस्सों में भरा पानी। 150 से ज्यादा लोगों का किया गया रेस्क्यू। उत्तराखंड के ही रुद्रप्रयाग में लैंडस्लाइड। भरभरा कर गिरा 3 मंजिला मकान। 32 कमरों का लॉज हुआ जमींदोज। शिमला के पास सड़क पर पलटा ट्रक। ट्रक की चपेट में आई 4 कारें, 2 की मौत। सेब से लदा ट्रक अचानक नियंत्रित हो गया।